जय भीम दोस्तों। एमजे फुले मिशन की तरफ से हाजिर हूँ मैं बाबू राम नवोदय। आज आपके बीच में हम छत्रपति साहू जी महाराज के मुख्य कार्यों के बारे में लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं साहू जी महाराज के एक विचार से आपके बीच में अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। साहू जी महाराज कहते थे कि इतिहास कहता है कि कोई भी देश शिक्षा के बिना समृद्ध नहीं हुआ है। अज्ञानता में डूबे देश में अच्छे नायक और अच्छे योद्धा कभी पैदा नहीं हो सकते। इसलिए भारत को अनिवार्य और मुक्त शिक्षा की सख्त जरूरत। ऐसे क्रांतिकारी विचार रखने वाले छत्रपति साहू जी महाराज ने सबसे पहले तो जाना कि हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अछूत लोग हैं, इनकी हालत इतनी बदहाली क्यों है, क्या कारण है कि ये आगे बढ़ नहीं पाया, क्या कारण है कि इन्होंने ये बार बार यहीं पर रह जाते हैं, इतना अथक परिश्रम करते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले जो लोग हैं वही सबसे ज़्यादा बदहाली में रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा काम करने वाले, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें अर्जित करने वाले हैं, उन्हीं के पास ही कुछ नहीं रहता। आखिर ये क्या कारण है? तो इससे पहले आपने देखा कि साहू जी महाराज ने यहाँ पर सबसे पहले उनकी टिप्पणी हमने आपके बीच में सुना है कि उन्होंने कहा था कि भारत जैसे लोग को, देश को सबसे पहले तो अनिवार्य शिक्षा और मुक्त शिक्षा की व्यवस्था हो जानी चाहिए। कोई भी देश बिना शिक्षा के ना तो अच्छे नायक पैदा कर सकता है, ना उस देश में अच्छे नायक पैदा होंगे, ना कोई अच्छा योद्धा पैदा होगा। इसलिए ज़रूरी है कि भारत में सबसे पहले अनिवार्य और मुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या काम किया। सबसे पहले साहू जी महाराज ने सन 1917 में प्राथमिक शिक्षा करबीर संस्थान में लागू किया और 4 मार्च सन 1918 को मुक्त व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाला पहला स्कूल करबीर तालुका में चिल्खी गांव में इसे स्थापित किया गया, जो कि यहाँ के लोगों के, वहाँ पर हर धर्म, हर जात, हर वर्ग के लोगों को अनिवार्य शिक्षा या मुक्त शिक्षा देता था। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव वहाँ पर नहीं किया गया था। उसके बाद इनका जो मुख्य उद्देश्य था, आइए देखते हैं। इन्होंने अछूतों के उत्थान के लिए, अछूत यानी उस समय ऐसे भी कुछ लोग थे, 2 तरह के थे, 2 कैटेगरी बटी हुई थी, एक था सछूत, एक था अछूत। जो सछूत थे उनको रुपए पैसे रखने का अधिकार नहीं था, हथियार उठाने का अधिकार नहीं था, किंतु उसके बाद भी उनके पास काफ़ी हद तक उनकी सहूलियत होती। लेकिन जो अछूत लोग थे, यानी जिनके छूने से, जिनके पानी पर पीने से, जिनके परछाई से, हर चीज़ से लोग नफरत करते थे, जिनके हर तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धन दौलत हर तरह से उनको बेदखल किया गया, जिनको गांव के बाहर रहना पड़ता था, जिनको चलने के लिए दोपहर की कड़ी दोपहर में इजाज़त दिया जाता था। ऐसे सभी चीज़ को मिटाने के लिए साहू जी महाराज ने अपना जीवन पर्यंत का काम किया। आइए देखते हैं और क्या किया। कोल्हापुर यानी जो उनकी रियासत थी, जहां उनका राज्य था, भाई कोई भी राजा है तो अपने राज्य में जो कुछ स्थापित करने कर सकता है, उसके बाहर के राजाओं से बातचीत करके वहां पर बातें करने की कोशिश करता है कि हाँ चलो इस पर बात होती है, अगर वहाँ की सहमति तो भी वहाँ पर कुछ किया जा सकता है। 1907 में कोल्हापुर मिस क्लार्क बोर्डिंग नाम का एक छात्रावास स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो भी शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, जो अक्षम लोग हैं, उनके रहने की व्यवस्था की जाए। जो दूर से आते हैं, जो यहाँ पर पहुँचने की स्थिति में नहीं, उनको वहीं पर आवास दिया जाए। यह जो था मुख्य रूप से इसकी जो शुरुआत हुई 14 अप्रैल 1908 में किया गया। आइए और देखते हैं क्या किया। राजा साहब ये जानते थे, साहू जी महाराज ये अच्छी तरीके से जानते थे कि हमारे जो समाज है, जो छुआछूत, भेदभाव और अंधविश्वास में जो फंसे हुए लोग हैं, इनको हर तरह से मुक्त किया जा सकता है। वो हर चीज़ से मुक्त करने का एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। शिक्षा इन्हें देना जरूरी। साहू जी महाराज जानते थे कि अगर हम इनको शिक्षा देना चाहते हैं तो सबसे पहले इनको हमने सक्षम बनाना होगा। इनको सक्षम बनाना होगा, इनको सामाजिक, आर्थिक रूप, पहली बात इनको आर्थिक रूप से खड़ा करना होगा, उसके बाद इनको सामाजिक रूप से मजबूत और एकजुट करना होगा। वो सब करने के लिए इन्होंने पहली बार शुरुआत किया। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कहा कि इनको पहले कुछ नौकरियां दी जाए, कुछ तरह से इनको रुपए पैसे अनुदान दिया जाए, ताकि ये लोग अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। यहाँ पर धार्मिक रूप से उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, हर तरह का उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पाबंदियाँ लगी थी। लेकिन साहू जी महाराज ने जब उनका सबसे पहले वहाँ पर एक पूरी बात करते हैं, परंतु साहू जी महाराज ने सभी प्रतिबंध को हटाकर अपने पूरे राज्य के जो अछूत लोग थे, जिनके हाथों का लोग छुआ हुआ खाना नहीं खाते थे, आज भी नहीं खाते हैं। मैं ऐसी हालत अपने आसपास के कई क्षेत्र में घूमा हूँ, वहाँ पर मैं देखा हूँ, ये महसूस किया जा सकता है। तो आज अगर ये हालत है तो इसको जो सैकड़ों साल पहले की बात है, वहाँ पर क्या हालत रही हुई चीज़ एक बार कल्पना करने के बाद भी समझ में आ जाती है। यहीं से बात ख़त्म नहीं होती। आइए और देखते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर साहू जी महाराज ने कहा कि यहाँ पर जो अछूत लोग हैं, उनको मनपसंद रोजगार करने का, काम करने का अधिकार है।
वहाँ पर इसको कहा ही नहीं बल्कि इसको हर तरह से सपोर्ट भी किया और साथ में उनके व्यवसाय करने के लिए उन्हें कुछ आर्थिक मदद भी देने की घोषणा की और जो कुछ भी उनके राज्य की तरफ से हो सका वो पूरा उन्होंने व्यवस्था प्रदान किया। साथ में यहाँ पर कुछ हद तक उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने यहाँ जो सरकारी नौकरियाँ थी जो राज्य की तरफ से दी जाती थी उन पर भी उनको छूट देकर उनको धीरे धीरे वहाँ पर लगाया गया। लोगों को पहले शिक्षित किया गया, जो लोग शिक्षित थे उन्हें वकील, चार्टर और भी कई तरह के मुख्य पदों पर लगाया गया। जैसे मुख्य रूप से जो उसमें अछूत कहे जाते थे उन लोगों का इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। उसके बाद यहाँ पर और भी इनका भी दूसरे लोगों पर जो निर्भरता थी उसको कम करने के लिए साहू जी महाराज ने सबसे पहले यहाँ इन लोगों को थोड़ी सी ज़मीन देना शुरू कर दिया। जो कुछ भी संभव था उसके हिसाब से इनको ज़मीन देना शुरू कर दिया। इनके साथ जितने भी भेदभाव करने वाले धार्मिक प्रतिबंधताएं थी, जो भी इन पर प्रतिबंध थे उसको हटाने के बाद में इन्होंने इससे का कानून भी पारित किया कि अगर कोई भी इस कानून को नहीं मानता है, कोई भी इनके साथ किसी तरह का भेदभाव करते, इस तरह से संवैधानिक रूप से इसी तरह उन्होंने लागू किया। अगर कोई भी उनकी बात को नहीं मानता है तो उनको वहाँ पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत उनको सज़ा देने का भी प्रावधान किया गया था। आइए और आगे देखते क्या क्या करें। पराधीनता और गुलामी को खत्म करने के लिए साहू जी महाराज ने 18 सितंबर सन 1918 में अपने राज्य के अछूतों को ज़मीन दे दी ताकि अब वो काम करने के लिए दूसरे के ज़मीन पे ना जाएं। वहाँ पर जो कुछ भी उन्हें खान पान और सबकी व्यवस्था करना, अपने खेती करें उससे मिले, दूसरों के दिए हुए पर निर्भर ना रहें। अछूतों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए साथ ही साथ में इन्होंने उनको समाज में एक अच्छी पहचान दिलाने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने अछूतों के साथ भोज का आयोजन किया। उनके साथ उनके बनाए हो उनके साथ बैठकर खाना खाते बताते हैं देखो इसमें कुछ लगा नहीं हुआ है। साथ में जो अछूत लोग थे उनका एक सम्मेलन कराया, उनको मिलाया। जो अछूत थे, अछूत भी अछूतों से घृणा करते थे, यानी अछूत लोग भी अपनी अपनी क्वालिटी बटे हुए थे। उनको बांट दिया गया था कि अछूत की ये क्वालिटी मतलब एक अछूत दूसरे अछूत से नहीं मिल सकता है। हालांकि उनके लिए सब अछूत हैं, लेकिन अछूत भी आपस में अछूत मानते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर इन सभी को ख़त्म करने के लिए एक सम्मेलन कराया इन्होंने, उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की। आइए आगे देखते हैं। साहू जी महाराज का एक उल्लेख मिलता है। साहू जी महाराज का पूरा ये विश्वास था कि जब तक हमारे देश से छुआछूत, जात और भेदभाव नहीं मिटेगा हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता। ये बात भी सही, जिस देश में छुआछूत होगा, भेदभाव होगा, एक आदमी दूसरे पर अत्याचार करने की बात होगा, एक आदमी दूसरे की धन को हथियाने की बात करेगा, जो एक आदमी की दूसरे आदमी पर तमाम उसके सामाजिक आर्थिक रूप से हर लगभग जो मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा संख्या में उन पर प्रतिबंध लगाएगा तो देश मजबूत कहाँ से हो सकता। और इसी का परिणाम रहा कि हमारा देश हजारों साल तक गुलाम भी रहा। तो इन सभी चीज़ों को साहू जी महाराज ने समझा और समझने के बाद में जो कुछ भी उनकी तरफ से करना चाहिए तो किया। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। 23 फरवरी सन 1918 में अंतर्जातीय विवाह को भी इन्होंने हरी झंडी दे दिया और वहाँ पर इन्होंने इसको लागू किया और कोई भी अंतर्जातीय विवाह कर सकता था ऐसे कानून बनाया। साथ में जो भी हो सका कई विवाह इन्होंने अपनी तरफ से भी करवाया। और आगे एक हमारे यहाँ पर विधवाओं की बड़ी हालत ख़राब थी। जो विधवा होती थी उन्हें जिंदा जलाया जाता था। जब ये अंग्रेज़ों ने इस प्रथा को बंद किया तो उनका विधवापन में घोषित किया गया। उनमें तमाम तरह की धार्मिक कठोरताएँ थी। उनको खाना पाने देने में एक शाम को एक उबला हुआ चावल दिया जाता था उन्हें के लिए। जो विधवाओं की खराब हालत उन्होंने देखा उसे संभालने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया। 1917 में इस कानून को पारित किया कि कोई भी महिला पुनर्विवाह कर सकती। इसको भी अपने स्तर पर उन्होंने कई जगह पर शुरू कराया और कई लोगों को करवाया भी। सन 1919 में महिलाओं के साथ जो भी क्रूरतापूर्ण व्यवहार किए जाते थे, जो विधवाओं के साथ में जो तरह तरह के उनके पास भेदभाव थे, आज भी कई क्षेत्रों में जाते हैं तो महिलाओं के साथ ऋतु से लोग बात भी करते हैं। उन पर भी तमाम तरह की प्रतिबंधाएँ लगी हैं। भारत भले ही हम कागजी रूप से बहुत शिक्षित हो गए हों, बहुत ही पाखंड और अंधविश्वास से दूर हो गए हैं, लेकिन गांव की अगर हकीकत देखें, जो मेरा अनुभव कहता है, जो मैं आसपास के गांव में जाता हूं या उससे कई गांव में मैं गया हूं, उनसे लोगों से बातचीत किया, वहाँ की जो हालात है बहुत ही आज भी खराब, महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो इन सभी चीज़ों को आज भी ज़रूरी है कि जो मेरे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लोग विश्वास करते हैं कि समता, समानता, भाईचारा होना चाहिए, महिला पुरुष समानता होनी चाहिए, उन लोगों को इस पर भारी सी मात्रा में पहल करना चाहिए और समाज को जागरूक करके इन सभी पाखंड और अंधविश्वास से आगे निकलकर उन्हें शिक्षित करके विज्ञानवाद, प्रगतिवाद की तरफ ले जाना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों एक प्रथा हमारे यहाँ पर धर्म में था, जो हिंदू धर्म कहा जाता है, धर्म में था, जो था देवदासी प्रथा।
देवदासी एक ऐसी प्रथा होती थी जहाँ पर लोग पहले तो लड़कियों को देव के नाम पे दान ले लेते थे, उसके बाद उन्हें मंदिर में उनकी सेवा करने के लिए रखा जाता था और मैं पूरे मंदिर की साफ़ सफाई करते थे। वहाँ पर साथ में उनके साथ बहुत ही तरह का दुर्व्यवहार भी किया जाता था और पूरा जीवन उनका ऐसे साफ़ सफाई में गुजारा जाता है। तमाम तरह के उत्पीड़न, अत्याचार, यौन शोषण और तमाम तरह की बातें सामने आती रहती, लेकिन उनको तो कह दिया कि अब तो दान में दे, उनके साथ कुछ भी हो, उनके घर वाले माता पिता भी कुछ नहीं बोल सकते थे। ऐसी हालात भी वहाँ पर देखने को मिलती है। आइए देखते हैं और साहू जी महाराज ने क्या किया। दोस्तों, साहू जी महाराज ने इधर 1911 में महात्मा ज्योतिबा फुले जी की मृत्यु के बाद में उनका जो संस्थाएं थी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विरासत से उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। इस प्रभावित होने के बाद में उन्होंने सन 11 जनवरी महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विचारों से बहुत ही प्रभावित हुए, उनके कार्य को लेकर वे बहुत प्रभावित थे। इस प्रभावित होने के कारण उन्होंने 11 जनवरी सन 1911 को कोल्हापुर की, यानी जो कोल्हापुर उनके अपना राज्य था, उसी राज्य में सत्यशोधक समाज को उन्होंने पहली बार वहाँ पर सत्यशोधक समाज की शाखा को उन्होंने स्थापित किया और फिर वहाँ पर के लोगों में उसके लिए जागरूकता फैलाने का काम करते। उस समय जो पुरोहित प्रथा वहाँ पर चली आ रही थी, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने शिवाजी क्षत्रिय वैदिक पाठशाला का स्थापना किया, जिसके तहत वहाँ पर जब कोई भी शिक्षक होगा, कोई भी पढ़ेगा, हर कोई पढ़ेगा, तो फिर पुरोहितों का कोई मतलब नहीं रह जाता। सब कोई जब समान हो जाएगा, तो इसलिए पुरोहित प्रथा को ख़त्म करने के लिए उन्होंने 6 जुलाई 1920 में शिवाजी क्षत्रिय वैदिक पाठशाला की स्थापना करते हैं। 1916 में राजनीतिक अधिकार देने के लिए 1917 में इन्होंने अपने यहाँ के जो बहुजन समाज 1917 में इन्होंने यहाँ के बिखरे हुए समाज को एकत्रित करके उन्हें सामाजिक और राजनीतिक अधिकार देने के लिए उन्होंने एक एसोसिएशन का स्थापना किया, जिसका नाम था राजनीतिक अधिकार देने के लिए उन्हें एक स्थापना किया जिसका नाम था डेक्कन रैयत एसोसिएशन। इसके तहत उन्होंने सभी लोगों को एकत्रित करके उन भेदभाव को मान्यता देने वाले जितने भी समुदाय थे उनके खिलाफ इन्होंने कई आंदोलन चालू किए, जिसमें एक आंदोलन था 27 जुलाई 1920 में इन्होंने हुबली में एक गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू किया, जहां पर किसी भी तरह का छुआछूत भेदभाव नहीं था और उसको समाप्त करने के लिए लोगों में वैचारिक रूप से लोगों में ऐसे विचार का फैलाने के लिए काम किया गया। साथ ही देखिए पूरा जीवन उन्होंने ऐसा काम किया। दोस्तों, पूरा वीडियो आपको कैसा लगे ज़रा बताइए। दोस्तों, एक बात यहाँ पर और भी लगती कि जब साहू जी महाराज ने पूरे समाज में ऐसा काम करने के लिए इन्होंने पूरा काम करना शुरू किया, तो क्या ऐसा रहा होगा कि जिस समाज ने जिसको पूरी मलाई मिलती थी, पूरा लाभ मिलता था, जो तमाम लोगों को गुलाम बनाए हुए फिरता था, तो क्या उन्होंने आसानी से बात को मान लिया होगा कि इनको भी बराबरी का दर्जा दिया जाए। हालांकि उसके लगभग 100 साल बाद, 50 साल बाद की अगर लोगों की हम बात करते, उन्होंने भी इसका सख्त विरोध किया है, तो क्या उस समय लोगों ने माना होगा। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि उस समय लोगों ने इनका पुरजोर विरोध किया, साहू जी महाराज का विरोध हुआ, लेकिन इन्होंने भी कहा कि जब अगर मैं अपने मन का काम कर ही नहीं सकता हूँ, जो यहाँ पर राजा का जो कर्तव्य होता है, जो एक पिता का कर्तव्य होता है कि उसका जो भी कमज़ोर पुत्र है उसको अच्छी से व्यवस्था देकर उसे लोगों के बराबर लाएं, तो अगर मैं वही कर ही नहीं सकता हूँ तो मैं इस राज्य में रहने का मेरा क्या आशय रहता है, कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए देखो, उन्होंने जब साहू जी महाराज का कड़ा विरोध होने लगा तो उन्होंने कहा मुझे राज्य छोड़ना पड़ जाए, लेकिन पिछड़े यानी कि ओबीसी और अविकसित समाज की सेवा का संकल्प नहीं छोड़ूंगा। अर्थात उन्होंने कहा कि मुझे राज्य छोड़ना पड़ जाए, अपनी राजगद्दी छोड़ना पड़ जाए तो मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन जो हमारा पिछड़ा समाज यानी ओबीसी समाज है और जो अविकसित समाज जिनको अछूत और तरह की तरह भागों में बांटा गया था, इनके कल्याण का काम करना मैं बंद नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इतना सब कुछ काम करने वाले छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में साहू जी महाराज के जीवन के पर लिखी गई मुख्य जो किताबें, उन सभी किताबों की चर्चा करते लिखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय भीम। नमो बुद्धाय।